Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 23 अल्कोहल. तो अल्कोहल की रिवीजन करने वाले हैं. स्पेसिफिकली अल्कोहल में कौन कौन सी अल्कोहल हमने पढ़नी है. एथेनॉल, मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको आप एंटी फ्रीज एजेंट भी बोलते हो. तो सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल. तो एथेनॉल असल में किस में आती है? सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है. सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एजेंट भी है. ड्रग ऑफ एब्यूज़ के अंदर भी इसको पढ़ते हैं. कहते हैं कि अल्कोहल अगर ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करें तो ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी की वजह से होते हैं. इसके बाद जो दूसरी अल्कोहल से जो टॉक्सिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है वो है मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल. मेथनॉल को वुड अल्कोहल बोलते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज एजेंट बोलते हैं. तो कौन कौन सी अल्कोहल पढ़नी है? एथेनॉल, मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज एजेंट, मेथनॉल को वुड अल्कोहल बोलते हैं और एथेनॉल को सिंपल अल्कोहल बोलते हैं, जो कि सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है. इस चैप्टर के अंदर हमने अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म देख लेना है, अल्कोहल के साइड इफेक्ट देख लेने हैं, एडवर्स इफेक्ट देख लेने हैं, टॉक्सिसिटी देख लेनी है. इसके बाद अगर अल्कोहल विड्रॉल है, मतलब अल्कोहल को छोड़ना है, ठीक है, यानी हमने जो अल्कोहल की वजह से जो CNS का डिप्रेशन हो गया, उसमें कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं? अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, इसको ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है. तो ये सब हमने पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले ग्लोसरी पढ़ते हैं. तो सबसे पहला टर्म है वो है अल्कोहल अब्यूज़. अब अब्यूज़ का मतलब है नशे की लत लग जाना. तो अल्कोहल अब्यूज़ का क्या मतलब है? अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है. अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है ऐसा अल्कोहल यूज डिसऑर्डर जिसमें बंदे को शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत हो किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी के अंदर. स्पेसिफिकली जो डेंजरस सिचुएशन होती है, मिसाल के तौर पर ड्राइविंग से पहले वो अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करता है, तो अगर अल्कोहल ज़्यादा यूज़ कर लेगा, इसके साथ दूसरी दवाइयाँ भी ले रहा है, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स भी ले रहा है, तो सारी एडिटिव CNS डिप्रेशन देखने को मिलेगा. ठीक हो गया. तो जो कंपल्सिव यूज़ ऑफ एथेनॉल होता है किसी भी डेंजरस सिचुएशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं अल्कोहल अब्यूज़. और अल्कोहल अब्यूज़ और अब्यूज़ के साथ फिजिकल डिपेंडेंस हो जाए. ठीक है, डिपेंडेंस का मतलब है कि वो पूरा डिपेंडेंट हो जाए इसके ऊपर, उसको बार बार यूज़ करता रहे, कंपल्सिव यूज़ करता रहे, तो उसको बोलते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस. ठीक हो गया. इसके बाद अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम. एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो जब आएगा जब अल्कोहल को छोड़ेगा. ठीक हो गया. जब अल्कोहल की डिप्रीवेशन होती है ना, तो इंसोम्निया, ट्रेमर, सीजर, एजिटेशन, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है. ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग वगैरह आना शुरू हो जाती है. उसको बोलते हैं अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम. इसके बाद है डिलीरियम ट्रीमेंस. अब डिलीरियम ट्रीमेंस क्या है? जो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, इसकी सीवियर फॉर्म है जिसमें स्वेटिंग वगैरह होती है, ट्रेमर होती है, कन्फ्यूजन होती है और हेलुसिनेशन होती है. तो जो माइल्ड फॉर्म है इसको बोलते हैं डिलीरियम. जो माइल्ड फॉर्म है उसको अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, और अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम की सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है जिसमें स्वेटिंग, ट्रेमर, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन, तो उसको बोलते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं. फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या, अगर प्रेग्नेंट मदर अगर यूज़ करेगी एथेनॉल को तो उसकी वजह से कोई कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल डिस्मॉर्फिया, क्रेनियोफेशियल डिस्मॉर्फिया, हार्ट डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अगर अल्कोहल ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो अल्कोहल के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से वर्निकियस कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें एटेक्सिया होगा, कन्फ्यूजन होगी और पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स देखने को मिलेगा. अब स्टार्ट करते हैं एथेनॉल के मेटाबॉलिज्म को. पहले फार्माकोकाइनेटिक. फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन की बात करते हैं. तो सबसे पहले इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो जाती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे तरीके से हो सकती है, लेकिन और जो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल वही है जो हमारा टोटल बॉडी वाटर है, जैसे 0.5 से लेकर 0.7 लीटर पर केजी. इसके बाद जो उसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम, मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम दो तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारा सिस्टम होता है जो हमारा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज सिस्टम है, और दूसरा हमारा साइटोक्रोम P450 वाला सिस्टम है. ठीक हो गया. अब जो दोनों सिस्टम होते हैं, दोनों एंजाइम्स होते हैं, दोनों एंजाइम सैचुरेटेड होती है ज़्यादा डोज की वजह से. मतलब क्या हुआ, जितने ज़्यादा डोज इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा. और जो उसकी एलिमिनेशन होती है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के मुताबिक होती है, मतलब जो उसकी एलिमिनेशन होती है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, एक एंजाइम सिस्टम है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस, और दूसरा होता है माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम जो साइटोक्रोम P450 वाला होता है. ठीक है. अब जो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस सिस्टम वाला ये साइटोसोलिक होता है, जबकि वो माइक्रोसोमल था एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम. इसके बाद अगली बात करते हैं, यहाँ पे NAD डिपेंडेंट एंजाइम थे, वहाँ पे NADPH वाले एंजाइम होते हैं, NADPH वाले होते हैं. एक फॉस्फेट लग गया. ठीक है. ये लीवर और गट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस वाला ADH वाला. जबकि ये वाला जो मैकेनिज्म था, ये वाला जो मैकेनिज्म किस में ज़्यादा होता है? सिर्फ लीवर के अंदर, गट के अंदर नहीं होता ज़्यादा. जबकि आपको पता है कि यहाँ पर जो ये वाला सिस्टम होता है, ये वाला जो ADH वाला सिस्टम होता है, यहाँ पर इंडक्शन नहीं होती, अल्कोहल ज़्यादा यूज़ कर ले, लेकिन यहाँ पर इंडक्शन होती है माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम के अंदर. ये वाला जब काम करता है जब एथेनॉल की कंसंट्रेशन रिलेटिवली कम होती है, लेकिन जब एथेनॉल की कंसंट्रेशन, अल्कोहल की कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है. ठीक हो गया.
और यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं उनकी इंडक्शन भी होती है, स्पेसिफिकली जो साइटोक्रोम T2E1 है, ठीक है, जो एथेनॉल होता है साइटोक्रोम T1 की इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो एस्टामाइनोफेन को हेपेटिक टॉक्सिक मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम के अंदर। अब एथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो गई है, चाहे जिस मर्जी सिस्टम के जरिए हो, चाहे वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस से हो, चाहे वो माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम से हो, तो बन जाएगा एस्टल्डिहाइड। अब एस्टल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराने वाला एंजाइम होगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। अब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करने वाला डाइसल्फिराम होता है, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को ब्लॉक करने वाला फोमिपिजोल होता है, ठीक हो गया। जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, जो लिवर के अंदर और गट के अंदर होता है। इसको ब्लॉक करने वाला जो होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, इसको ब्लॉक करने वाला डाइसल्फिराम, उसके साथ साथ मेट्रोनिडाजोल जिसको फ्लैजेल भी बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक सोसिफालोसिफोनेसिस को ब्लॉक करती है, ठीक हो गया। इसके बाद कहते हैं कि अगर हम ये एंजाइम ज़्यादा यूज करेंगे ना, ये एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे डाइसल्फिराम को, और अल्कोहल के इंटेक करेंगे तो एस्टल्डिहाइड का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो एस्टल्डिहाइड के एक्यूमुलेशन की वजह से नोजिया, फ्लशिंग वगैरह देखने को मिलेगी। अब अल्कोहल के इफेक्ट क्या होते हैं? अल्कोहल के एक्यूट होते हैं और अल्कोहल के क्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। अब अल्कोहल के एक्यूट इफेक्ट क्या क्या होते हैं? सीएनएस के ऊपर और दूसरे ऑर्गन सिस्टम के ऊपर। तो सीएनएस के ऊपर एक्यूट इफेक्ट क्या होगा? सेडेशन हो जाएगी, लॉस ऑफ इनहिबिशन है, जजमेंट इंपेयर हो जाएगी, स्लर्ड स्पीच और एटेक्सिया है, ठीक हो गया, एटेक्सिया होता है। अब यहाँ पर इसकी डिफरेंट कंसेंट्रेशन के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। नॉन टॉलरेंट पर्सन की बात करते हैं तो जो 60 से लेकर 80 के ऊपर ड्राइविंग इंपेयर हो जाएगी, 120 से लेकर 160 पर ग्रॉस ड्रंकनेस देखने को मिलेगी, 300 से ज़्यादा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनेस्थीसिया और कोमा देखने को मिलेगा, 500 से ज़्यादा तो बंदे की मौत हो सकती है, ठीक है। तो हर कंसंट्रेशन के ऊपर इसका डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब जो इंडिविजुअल जो टॉलरेंट होते हैं अल्कोहल के, तो वो ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ कर लेते हैं और इनको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन होता है, अगर हम एथेनॉल के साथ दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेडेटिव, हिप्नोटिक है, ओपियाइड एगोनिस्ट है, या मस्क्रीनिक या हिस्टामिनिक ब्लॉकर्स हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, तो एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन देखने को मिलेगा। कहते हैं कि एथेनॉल किस तरह से काम करती है? एथेनॉल असल में गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट कर देती है, ग्लूटामेट के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, और एडिनाइल साइक्लेज, फोस्फोलाइपेज सी और आयन चैनल की एक्टिविटी को मॉडिफाई कर देती है। बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। तो गाबा को बढ़ा के ग्लूटामेट को ब्लॉक करके साइक्लिक एएमपी, फॉस्फोलाइपेज सी और आयन चैनल्स को मॉडिफाई करके काम करती है। दूसरे सिस्टम के ऊपर क्या क्या होता है? सीवीएस के ऊपर बात करते हैं तो हार्ट को डिप्रेस कर देती है, सबूत मसल की रिलैक्सेशन करा के वेजोडाइलेशन करवा देती है, जिसकी वजह से कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हाइपोथर्मिया हो जाता है। क्रॉनिक इफेक्ट क्या क्या होगा? क्रॉनिकली आपको टॉलरेंस और डिपेंडेंस देखने को मिलेगी। टॉलरेंस का क्या मतलब है? टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? टैकीफाइलेक्सिस, लॉस ऑफ रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी गिवन रिस्पॉन्स को अटेन करने के लिए। डिपेंडेंस का क्या मतलब है? डिपेंडेंस का मतलब है कि कंपल्सिव यूज ऑफ एथेनॉल, ठीक है, यानी वो उसके ऊपर परमानेंट डिपेंडेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ क्रॉस टॉलरेंस भी देखने को मिलती है कि बाज़ वक़्त कोई बंदा बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ कर रहा है, बारबिटूरेट यूज़ कर रहा है, तो वो अल्कोहल के अगेंस्ट टॉलरेंस को भी इफेक्ट करता होता है, ठीक है। और जो डिपेंडेंस होती है वो फिजियोलॉजिकल या फिजिकल दोनों तरह की हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के कहते हैं अल्कोहल यूज डिसऑर्डर या अल्कोहलिज्म या डिपेंडेंस। लिवर के ऊपर क्या होगा? लीवर के अंदर क्या होगा? लीवर के ऊपर लीवर के सेल मरना शुरू हो जाएंगे, फैटी लीवर देखने को मिलेगा, सिरोसिस हो जाएगी, लीवर फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जीआईटी के ऊपर इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, ब्लीडिंग है और स्कैरिंग वगैरह जीआईटी की हो जाएगी, ठीक हो गया। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी और स्पेसिफिकली थायमिन की एब्जॉर्प्शन भी कम से कम होगी। इसी के साथ साथ अगर क्रोनिकली अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पेनक्रेटाइटिस हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल क्या क्या होगा? तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी अल्कोहल अब्यूज़ में। इसके साथ साथ एक वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम भी होगा, जिसमें एटेक्सिया, कन्फ्यूजन और पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए क्या देते हैं? पारेंटिनल थायमिन देते हैं, ताकि मेमोरी वगैरह को प्रिवेंट किया जा सके, मेमोरी डिसऑर्डर को प्रिवेंट करे, जिसको बोलते हैं कोर्साकॉफ साइकोसिस। इसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर गायनिकोमास्टिया होता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी होना शुरू हो जाती है और साल्ट की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। किस तरह से? स्टीरॉयड के मेटाबॉलिज्म को अल्टर करती है। क्यों? क्योंकि लीवर को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से स्टीरॉयड के लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो गायनिकोमास्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी और साल्ट रिटेंशन। इसके बाद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या होगा? तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर बिंज ईटिंग करती है, बिंज ईटिंग का मतलब होता है जो बंदा थोड़ी थोड़ी डोज लेता था लेकिन वो अचानक बड़ी डोज लेना शुरू कर देगा, तो उसके को बोलते हैं बिंज ईटिंग। इसकी वजह से एरिथमिया भी हो सकता है। जो अल्कोहल होती है अगर थोड़ी अमाउंट के अंदर इस्तेमाल करें, मॉडेस्ट क्वांटिटी के अंदर 10 से लेकर 15 ग्राम पर डे के अंदर, तो ये एचडीएल के लेवल को बढ़ा देती है। तो ये कोरोनरी हार्ट डिजीज के पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर अल्कोहल प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोसेफली, ग्रोथ डेफिशिएंसी हो जाएगी और क्रेनियोफेशियल डिस्मॉर्फिया हो जाएगा। न्यूप्लेजिया कहते हैं कि अल्कोहल जीआईटी के न्यूप्लास्टिक
न्यू प्लाज्म को बढ़ा देती है और ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ा देती है। इम्यून सिस्टम, तो चूँकि ये इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है, इन्फेक्शियस निमोनिया करवा देती है, क्योंकि ये लीवर के अंदर और पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन करवा रही है और इम्यून फंक्शन को ये डिप्रेस करा देती है। अब ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट और एंड क्रोनिक अल्कोहलिज्म से सबसे पहला है कि अगर अल्कोहल की वजह से सीएनएस का डिप्रेशन हो गया, ठीक है, एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, तो उसको कैसे मिनिमाइज़ करोगे? ठीक हो गया, तो सबसे पहले क्या करोगे, वाइटल साइन को मेंटेन करोगे। वाइटल साइन क्या होते हैं? सीवीएस, रिस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह और सीएनएस। उसके बाद जो एस्पायरेशन है कि अगर वॉमिटिंग होती है, कहीं वॉमिटिंग एस्पायर तो नहीं हो गया, तो उसको प्रिवेंट करें। इसके बाद अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंट्रावेनस डेक्सट्रोज और थायमिन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए थायमिन की एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, कि अगर अल्कोहल को छोड़ने के बाद क्या आते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम आ जाता है, जिसको बोलते हैं इंसोम्निया, ट्रेमर, एंजाइटी, और बाज़ों का जो सीवियर फॉर्म होती है डिलीरियम ट्रीमेंस होती है, जिसमें आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एरिथमिया देखने को मिलता है। तो विड्रॉल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, थायमिन की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और कोई ना कोई बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ करते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक। तो बेंजोडाइज़ेपिन जो यूज़ करते हैं वो है डायज़ेपाम और डायज़ीपोक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये यूज़ करते हैं। लेकिन जब उस कंडीशन के अंदर जब बंदे का लीवर ठीक है, लेकिन जब बंदे का लीवर कॉम्प्रोमाइज़ है, लीवर का फंक्शन सही तरह नहीं काम कर रहा, तो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लोराज़ेपाम वगैरह। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, कि जो उसको अल्कोहल यूज़ करने की आदत हुई हुई है, नशे की लत हुई हुई है, तो वो क्या करे? ठीक, तो वो क्या करेगा, तो वो ओपियाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ करे, जिसका नाम है नाल्ट्रेक्सोन। ठीक है, नाल्ट्रेक्सोन। तो ये क्या करती है, हमारे अंदर जो एंडोजीनस ओपियाइड पेप्टाइड्स, उनके लेवल को कम कर देती है, उनके लेवल को कम कर देती है। इसके साथ-साथ एंटी डिप्रेसेंट भी होती है, जो अल्कोहल की क्रेविंग को कम कर देती है। इसके साथ एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर है, एक कंप्रोसेट है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर डाइसल्फिराम, वो भी कभी-कभार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एथेनॉल भी डाइसल्फिराम के साथ यूज़ करें तो फिर फ्लशिंग, नोज़िया, हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड एक्युमुलेट हो गया। तो एक कंप्रोसेट जो कि एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, नाल्ट्रेक्सोन जो कि ओपियाइड के लिए है। इसके बाद अदर अल्कोहल को देख लेते हैं। अदर अल्कोहल के अंदर मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल को पढ़ना है। पहले मेथनॉल वुड अल्कोहल बोलते हैं, जो विंडशील्ड क्लीनर और कैंड हीट का कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगर इसकी इंटॉक्सिकेशन हो जाती है तो फिर वीओल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, जीआईटी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कोमा। अब मेथनॉल का मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। मेथनॉल हो चाहे वो इथाइलिन ग्लाइकोल हो, दोनों ने ऑक्सीडाइज होना होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से। तो जब मेथनॉल की ऑक्सीडेशन होगी तो फिर फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल की ऑक्सीडेशन से ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। ऑक्सैलिक एसिड ये किडनी को डैमेज करता है, नेफ्रोटॉक्सिटी, और फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड रेटिना को डैमेज करता है। ठीक हो गया, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या देते हैं, हम फोमेपेजोल देते हैं, और यही फोमेपेजोल होती है जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक कर देती है। या फिर एथेनॉल दे दे, एथेनॉल क्या करती है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के साथ कॉम्पीट करती है, जिसकी वजह से मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल की टॉक्सिसिटी नहीं देखने को मिलती। ठीक हो गया, तो ये हो गया इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू। अब हम यहाँ पे इसकी समरी वाले टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एथेनॉल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ग्लूटामेट को कम करके और जो गाबा को फैसिलिटेट करके, साइक्लिक ईएमपी था, वहाँ पे एडिनालाइल साइक्लेस लिखा हुआ था, फॉस्फोलाइपेज और आयन चैनल को मॉडिफाई करके एंटीडोट के तौर पर काम आती है। मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर टॉक्सिटी क्या होगी, एक्यूट सीएनएस डिप्रेशन, रिस्पिरेटरी फेलियर होगा, क्रॉनिकली लीवर डैमेज हो जाएगा, पेनक्रियास डैमेज हो जाएगा, जीआईटी के ऊपर, सीएनएस के ऊपर देखने को मिलता है इंटरेक्शन किया है, CYP2E1 को इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से एस्टामाइनोफेन हेपाटिक टॉक्सिक मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेथनॉल की पॉइजनिंग हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फॉर्मेट की वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा, कोमा, एसिडोसिस और रेटिनल डैमेज हो जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल ऑक्सैलेट के अंदर कन्वर्ट होती है, जो कि नेफ्रोटॉक्सिटी और सीवियर एसिडोसिस करवा देता है। अब अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए क्या यूज़ करती है, डायज़ेपाम यूज़ करती है, बेंजोडाइज़ेपिन के रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है। ठीक हो गया, और जो अल्कोहलिज्म है, मतलब डिपेंडेंस को अगर खत्म करना है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर को ट्रीट करना है, तो नाल्ट्रेक्सोन है जो कि ओपियाइड रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होती है, कंप्रोसेट जो कि एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होती है, और डाइसल्फिराम है, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड की अकोमोडेशन होना शुरू हो जाती है। जो फोमेपेजोल है ये इस्तेमाल होती है एक्यूट मेथनॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल टॉक्सिसिटी के अंदर। तो ये तो हमने पढ़ लिया अल्कोहल वाला चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।